हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 95 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो एक एक करके आज हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी यानी कि बहुत कम बची है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं बुलेट पॉइंट्स में, आपको ध्यान देना है अच्छे से। पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंस। शेरो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि टेम्परेचर के ऊपर जब डिपेंड होती है चीजें, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, और दूसरा हमको कंसीडर करना है कि कैटलिस्ट, जब कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्पीड अप तो होता है, लेकिन किस तरह से, क्या चेंजेस आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी एक चीज, वो है अरेनियस लॉ। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, अरेनियस लॉ को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, एक आसान सा फॉर्मूला है जो कि कंपेयर करता है रेट कांस्टेंट, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी में बता चुका हूं लेक्चर नंबर 94 में, जो कि ऐसी एनर्जी है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में चाहिए कि आपस में यार आके वहां से वो यहां से आ सके और आपस में लड़ सके, कोलाइड हो सके, ताकि उनका कोलिजन रिजल्ट हो सके प्रोडक्ट में। ठीक है, क्यों मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो रहती है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की भी होती है जो रिवर्स रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी में क्या बदलाव होता है और उसकी वजह से रिएक्शन में क्या बदलाव होता है। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे मैंने बताया था, जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन उतना मेरा ज्यादा होगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा, और पोटेंशियल बैरियर जो है वो जितना कम होगा, पोटेंशियल बैरियर जो है वो जितना मुझे कम करने आएगा उतना मैं कम कर सकता हूं। किसको यूज करके? कैटलिस्ट को यूज करके। तो कैटलिस्ट जितना मैं ज्यादा यूज करूंगा, पोटेंशियल बैरियर मेरा कम होता जाएगा, यानी कि क्या, उस प्रोडक्ट स्टेट को रीच करने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कम एक्टिवेशन एनर्जी होते हुए भी, काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स में कम भी है, तो कैटलिस्ट की वजह से क्या हो रहा है, वो कम एनर्जी भी चल जा रही है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से कुछ फेनोमेना आपको देखना है कि जो कैटलिस्ट हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो किस तरह से, किन चीजों को एक्चुअली अफेक्ट करता है, टारगेट करता है स्पेसिफिक चीजों को, उनको हमको देखना है। तो इस तरह से चीजें मैटर करेंगी थ्योरेटिकल चीजों में, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कैटलिस्ट और एक अरेनियस लॉ को लेकर के, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। और जो एक तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देखेंगे कि हमारा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का एक नॉर्मल छोटा सा डेरिवेशन है, तो उसको हम देखेंगे। डेरिवेशन बहुत कम बार पूछा गया है, न्यूमेरिकल रिलेटेड डेरिवेशन है, आपको बस उस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना है। ओके, क्योंकि पूरा फुल प्रूफ अंडरस्टैंडिंग आपको देने के लिए पर्याप्त आपकी उतनी स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अगले कुछ स्टैंडर्ड्स पे जहां पे आप केमिस्ट्री को ऑप्ट करोगे एज अ करियर चॉइस, या फिर आप कुछ केमिस्ट्री के हायर स्टडीज को ऑप्ट करोगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। लेकिन तब तक के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको समझ करके तो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा रटने वाला भाग आ जाएगा उसमें, क्योंकि कंप्लीटली आपको समझ में तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं आपके लेवल पे जितनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे और आज हमारा चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। तो गाइज ऐसा है, लेक्चर छोटा है, आराम से नोट्स बनाओ, पेन और बुक लेकर के बैठो, जब तक डेरिवेशन चल रहा है तब तक बुक छोड़ो और फिर ऐसे बैठे तो भी चलेगा थ्योरेटिकल चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो शेरो पढ़ते हैं तब अरेनियस लॉ। अब अरेनियस लॉ था, अरेनियस, यार अरेनियस ने बहुत बड़े बड़े काम किए भाई साहब, यार इसका नाम जितना अच्छा लगता है ना, और मेरे को नाम बहुत फैंटेसाइज करते हैं यार केमिस्ट के, पता नहीं, अरेनियस और कौन से, लेविस, बहुत मतलब ब्रॉन्स्टेड, देखो ना, ऐसे अलग अलग इनके नाम बहुत अच्छे होते हैं, और फिजिसिस्ट के भी नाम अच्छे, ऐसी बात नहीं है, स्क्रोडिंजर है ना, बोहर, और क्या कहते हैं, प्लैंक, हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, तो यार आइंस्टाइन, देख रहे हो, तो यार वैरायटी है नामों में। तो उसी तरह से कंसेप्ट्स में भी वैरायटी है, अलग अलग तरह के, यार इन्होंने नोबेल प्राइज ऐसे चक्के छुड़ा दिए थे तो कंसेप्ट्स के। तो देखिए इन्होंने काम क्या किया है, आसान सा काम लगेगा फिलहाल तो, अरेनियस लॉ। अरेनियस ने क्या बताया कि यार केमिकल रिएक्शन जो है ना वो पूरी की पूरी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सीधा साधा एग्जांपल आपको दूं, अगर देखो
चलो इसको 2 मिनट साइड रखते हैं। अगर सीधा साधा एग्जांपल दूं आपको, अरेनियस ने ऐसा क्यों बोला कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल एक फॉरवर्ड रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, वो रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल, वापस नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि खाने को हम रखते हैं, अब खाना क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन है। सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसको हम तेल में पकाते हैं, है ना, उसके ऊपर फैटी एसिड्स एक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, तब जाके वो खाना पकता है टेम्परेचर देने के बाद, राइट। उसके बाद क्या होता है, खाना पकने के बाद उसको हम जब रखते हैं, स्टोर करते हैं, खाना आगे आगे बढ़ता जाता है, रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। और कहां पे बढ़ेगी वो, जब तक वो फैटी एसिड रिएक्ट कर करके खराब नहीं हो जाता पूरा, और वो खाना सड़ नहीं जाता, माइक्रोब्स का शिकार नहीं बन जाता तब तक। यानी कि क्या, खाना आगे आगे जाता जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल अगर दूसरे डायरेक्शन में आता तो क्या होता, खाना वापस रॉ मटेरियल बनना चाहता था, है ना। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंबाइन होते हैं, इस तरह से कुछ रिएक्शन होते हैं ना, जिसको हम इस तरह के सिंबल रखते हैं, तो ये रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब सिर्फ ऐसे, ठीक है। तो खाना वाला जो है बेसिक एग्जांपल ऐसे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। यानी कि क्या, टेम्परेचर कम है यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसके स्पीड से ही चलेगी, खाना जल्दी खराब होगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है। और ह्यूमिड होगा, है ना, और ह्यूमिड होगा वातावरण, की समर है आजकल तो बहुत खाना खराब होता है, तो माँ भी कहती है ठंडी है, खराब नहीं हो गया होगा, कल खा लेना दाल चावल, ऐसा बोलती है ना वहां। तो ऐसा जो होता है उसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो दोस्तों, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, खाना भी खराब होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन आगे चल रही है, रॉ मटेरियल से लेकर के सफर आगे आगे तय किया उसने, और खराब हो जाएगा। फ्रिज में रखेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगी, खाना जल्दी खराब होगा नहीं। तो बेसिकली अरेनियस लॉ इसी के बारे में बताता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी इसको आर लिखना था मुझे, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, समझो एक कंटेनर है जहां पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ठीक है। इसका मैंने टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इमेजिन करो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ गए, ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ गए। अब वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्ट्रेटली रिलेट्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, एंड मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स, so number of collisions is directly proportional to rate of the reaction, that is more the number of collisions greater is the rate of the reaction. So more the temperature, more the collisions, more the rate of the reaction. So according to transitivity, temperature is directly proportional to rate of the reaction according to Arrhenius law. तो इस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे भी तुम लोग देख सकते हो, कोई हार्ड चीज नहीं है समझने में, लेकिन जिस तरह से अरेनियस ने उसको अपने सामने रखा तो भाई साहब नोबेल तो मिलना ही था, ठीक है। तो अब इन्होंने छोटा सा फॉर्मूला दिया है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए, जिसका प्रूफ अभी इस वक्त कोई मायने नहीं रखता ज्यादा, ठीक है। वो इस तरह से है, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहां पे K है रेट कांस्टेंट, आप लोग लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा यार, 2-3 बार आप लोग लिख लो मेरे साथ साथ। रेट कांस्टेंट है, A है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सॉरी सिंगुलर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और मेरे पास आर टी जो है, आर तो है मोलर गैस कांस्टेंट, टी जो है रिएक्टेंट का टेम्परेचर, ई ए जो है मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, और ई जो है हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और रेट कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की वजह से ये कांस्टेंट आया है, जो एक फैक्टर आया है हमारे पास, और इसके यूनिट्स और के के यूनिट्स, ठीक है, यूजुअली सेम होते हैं दोनों के यूनिट्स, तो उसको आप लोग कंसिडर कर लोगे तो एक बात अच्छी रहेगी। और बाकी तो आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको नॉर्मल दिया जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, यानी कि क्या, जो रेस टू वाली चीज है उनको नीचे लेने के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है, बेसिक मैथ्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ln ले लेंगे दोनों साइड पे, दैट इज ln ऑफ k विच विल गिव अस ln ऑफ a प्लस माइनस ई ए अपॉन आर टी into ln of e. So now you know that ln and e are both what we say reciprocal of each other, so ln of e will be 1, ठीक है। तो इसको मैं सीधा सीधे 1 लिख देता हूं, अब ये हो गया। अब क्या करना है, ln को log में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नेचुरल लॉग में, ये नेचुरल लॉग है, इसको नॉर्मल log टू द बेस 10 वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2.303 log टू द बेस 10, और ये k
ये ln हो गया 2.303 log टू द बेस 10, और ये a, और ये प्लस हो गया, सॉरी प्लस चला जाएगा, माइनस EA/RT। अब यहां से मेरे को 2.303 ऐसे में कैंसिल नहीं कर सकता बिकॉज ये पूरा एक चीज है, तो इसमें से मेरे को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने की वजह से क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 जो है ये a है, तो इसके नीचे भी 2.303 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो ठीक है, ये चीज आ जाएगी, RT है, ठीक है, ये प्लस नहीं है, RT। अब कैंसिल हो सकता है दोनों, तो log k टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस EA/RT, EA/2.303 RT प्लस log a टू द बेस 10। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ओके, और अब क्या करना है, इसको अगर मुझे ग्राफ बनाना है इसका एक, तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे ग्राफ बना सकते हो। y इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था, एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करके आप लोग ग्राफ बना सकते हो, जहां पे बहुत आसान होगा। और एक हमारा नेगेटिव स्लोप फिर से आएगा ये माइनस साइन की वजह से, जहां पे नीचे इस तरह से एक इंटरसेप्ट छोड़ करके एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होती जाती है। ये मायने बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो उसके हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होती जाएगी, है ना। तो इस तरह से अरेनियस लॉ है एक, जहां पे इस तरह के डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछे तो नहीं जाते, जैसे मैंने बोला इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बस, तो आप लोग उसको प्लीज अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएगी, रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, और रेट कांस्टेंट दिया जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कितना होगा या क्या होगा, किस तरह से आपको डिफर करेगा। तो इस तरह से आपको चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है शेरों, मेरे चीतों, डरने की कोई बात नहीं यार, देखो इतना यहां तक आ गए हम लोग, और यार अरेनियस लॉ तो यार बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो दिक्कत करने की कोई बात नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे समझ में आ गया ना, बस। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन है ना, पूछो, वहां पे पूछो एक्टिवेशन एनर्जी, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होती है। अब कैटलिस्ट का मैंने बताया कि कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ द रिएक्शन में आ जाता है तो क्या कर देता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट करता क्या है एक्चुअल में, कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन, द कैटलिस्ट व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। यानी कि क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ये रिएक्टेंट है, इसने यहां से पिक लिया और यहां पे यहां तक आई, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस किया और फिर ये प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अगर कैटलिस्ट आएगा तो सेम रिएक्शन के लिए यहां से पिक करेगा और ये इसका पीक बनेगा और यहां पे इसका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। तो क्या हुआ बेसिकली, एक्टिवेशन एनर्जी में है जब ये डिक्रीज आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज आ जाता है कि क्या, कि एनर्जी जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए कम लग रही है। अगर एनर्जी कम लग रही है तो एनर्जी तो भाई साहब मेरे पास सैंपल अमाउंट में है, एनर्जी किसके हिसाब से स्टोर्ड है मेरे पास, इसके हिसाब से। अब कैटलिस्ट आ गया तो एनर्जी किसके हिसाब से काम करेगी, इसके हिसाब से। अब एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, काम कम है, तो काम फटाफट ही होगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब कैटलिस्ट आता है पिक्चर में तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, बाइंडिंग साइट्स को इस तरह से कर देता है वो कि एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम हो जाती है और फिर रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाता है इंक्रीज और प्रोडक्ट हमको जल्दी मिलता है इन टाइम विद द सेम काइंड ऑफ यील्ड, सेम काइंड ऑफ एफिशिएंसी। सो इन दिस वे कैटलिस्ट एक्ट्स। तो इस तरह के ग्राफ्स आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो बने हुए, लेकिन थ्योरेटिकली इसके पीछे का कंसेप्ट यही है। तो जितना ज्यादा आसान मैं आपके सामने रखूंगा चीजों को, उतना ज्यादा पढ़ने में आपको मजा आएगा। वरना थ्योरेटिकल चीजें क्या होती है, अगर हम रीडिंग वाला पार्ट करेंगे ना ज्यादा बार बार, तो कॉम्प्लेक्स शब्दों को लेकर के बोर हो जाता है, क्योंकि चीजें वही है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है सारी चीजें, लेकिन यार उन लोग टॉपिक अलग है ना, तो घुमा घुमा के रखते हैं। अच्छी बात है अगर उसको समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो तो तब तो फिर तो चल ही रहा है अच्छे से, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करो कि कैटलिस्ट में भी वही चीज है कि अगर कैटलिस्ट आ जाता है पिक्चर में, एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड ही इर्द गिर्द टॉपिक घूम रहे हैं सारे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा और जो हमारा रिएक्शन एनर्जी है जो चाहिए हमको, वो पोटेंशियल बैरियर कम कर देगा और हमको प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोलिफिकली इंक्रीज्ड। ओके, तो इस तरह से कैटलिस्ट एक्ट करता है।
और बाकी तो कोई डेरिवेशन रहा नहीं। ओके, एक K1 और K2 का डेरिवेशन है, तो उसको क्या करना है, वो अरेनियस लॉ पे टोटल डिपेंडेंट है कि K1 इज इक्वल टू आपको लेना है वापस अरेनियस लॉ के हिसाब से A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पे K2 लेना है ई ए को E1 लेना है और T1 यहाँ पे, और यहाँ पे K2 को लेना है A इंटू ई रेस टू माइनस E2 अपॉन आर T2, और इन दोनों का रेशियो लेना है आपको। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेना है जहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कट हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस E1 अपॉन आर T1 अपॉन ई रेस टू माइनस E2 अपॉन आर T2, और ये बन जाएगा तब K1 बाई K2 इज इक्वल टू E माइनस E1 प्लस E2। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा R, ये T1 है, ठीक है, ये T2 है, तो R मेरे पास T1 माइनस T2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, तो इस साइन चेंज कर दो इसकी, और एक इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दो। तो इस तरह से एक डेरिवेशन हमको दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कम बार पूछा गया है। आपको ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है K1 और K2 को लेकर के, किसमें आपको इसमें पूछी जाएंगी, शायद से CT में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है इस तरह की चीज़ें कि K1 K2 के कंपैरिजन में रेट कांस्टेंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है दोनों रिएक्शंस के, और आपको बोला जाता है कि रेट कांस्टेंट किसका कितना है और किसका कितना ज़्यादा है। तो ऐसे पूछा जाता है कि K1 कितने टाइम से K2 के, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो K1 K2 जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक लॉजिक्स आपको पूछे जाते हैं जहां पे K1 और K2 दो रिएक्शन किसके कितने टाइम से रेट कांस्टेंट, बस उसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह का एक कंसेप्ट है लास्ट की चीज़ों का। तो थ्योरेटिकली ये सारी चीज़ें खत्म होती है। अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको डेरिवेशन में दिक्कत है, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, कहीं पे आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को थोड़ा और एलाबोरेट करके बताना चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हो। सारी चीजें दिक्कत देने वाली नहीं है, पूरा केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज्यादा आसान है, कुछ लोगों के लिए हार्ड होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके लिए जरूर लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 95 के साथ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीज जरूर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, डाउट्स पूछते रहिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गुड बाय।